नहीं बच्चों, मैं कीर्ति मैम आपका ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, हमारा गणित भाग 2 के लिए डेली ऑनलाइन सेशन चालू है। कल हमने भाग 2 में गणित भाग 2 में हमारा जो पहला पाठ था भूमिति के मूलभूत संबंध, इसके पहला प्रश्न संग्रह 1.1 को हल किया था। मुझे आशा है सभी ने उसे नोटबुक में लिखा होगा। कुछ बच्चों ने उसके पहले ही सॉल्व किए थे। मुझे खुशी है कि सभी बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। चलो, तो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग गणित भाग 2 में भूमिति के मूलभूत संबंध इस पाठ में से प्रश्न संग्रह 1.2 को हल करने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 1.2 को हम लोग हल करने वाले हैं। देखो बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने सर्वांगासम रेखाखंड, रेखाखंड का मध्य बिंदु, किरण, समदुरुस्त इत्यादि सभी संकल्पना को अच्छे से लर्न किया है। सर्वांगासम रेखाखंड, थोड़ी सी हम वापस रिवीजन ले लेते हैं। सर्वांगासम रेखाखंड यानी कि दो रेखाखंड की लंबाई यदि समान हो तो दोनों रेखाखंड सर्वांगासम रेखाखंड होते हैं। रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी कि दिए गए रेखाखंड में दो रेखाखंड के मध्य में कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु के कारण रेखाखंड दो समान भागों में बट रहा है, तो उसे उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहते हैं। जैसे कि ए बी रेखाखंड में दो ए और बी के मध्य कोई एम बिंदु है। एम बिंदु के कारण एम बराबर बी एम होगा, तो एम यह ए और बी का मध्य बिंदु है। किरण के संदर्भ में हमने देखा था। ओके, किरण जो होता है उसका एक आरंभ बिंदु होता है और आरंभ बिंदु और उस आगे जो असीमित रेखा को हम खींच सकते हैं, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय को हम किरण कहते हैं। उसके आधार पर कुछ उदाहरण हम इस प्रश्न संग्रह 1.2 में हल करने वाले हैं। चलो, पहला प्रश्न संग्रह 1.2 में से हमारा पहला सवाल है, सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदु और उनके निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदु और उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो निर्धारित करो रेखाखंड की जोड़ियां के रेखाखंड परस्पर सर्वांग सम है या नहीं है। आपका सवाल अच्छे से आपको ध्यान देकर पढ़ना है। सारणी में हमें रेखा पर स्थित कुछ बिंदुओं की जानकारी दी है और उस बिंदुओं के जानकारी के आधार पर हमें रेखाखंड की जोड़ी के रेखाखंड परस्पर सर्वांग सम है या नहीं है, यानी कि हमें दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। दोनों की लंबाई अगर समान हुई तो रेखाखंड सर्वांग सम है, अगर नहीं हुई तो रेखाखंड सर्वांग सम नहीं है। देखो, ये चार्ट दिया है आपको। ओके, मतलब संख्या रेखा पर स्थित है, लेकिन हमें चार्ट में वो बिंदुओं को और उसके निर्देशांक को दर्शाया है। यहाँ पे बिंदु दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे उसके निर्देशांक। जैसे ए बिंदु के -3 निर्देशांक है, बी का 5 है, सी का 2 नहीं, डी का -7 है और ई का 9 है। ओके, -3, 5, 2, -7 और 9 है। तो इसका आधार लेकर हमें पूछी गई रेखाखंड की जोड़ियों को सर्वांग सम है कि नहीं दिखाना है। पहला है रेख डी तथा रेख ए बी, डी ई। देखो, डी ई ये रेख यानी कि डी का निर्देशांक -7, ई का 9 है और ए बी में तुलना करनी है हमें। ए बी, ए का -3 और बी का 5 है। आप सबको पता है कि संख्या रेखा पर जीरो के बाएं बाजू में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नंबर होते हैं, वो सभी धनात्मक संख्याओं से छोटे होते हैं, जीरो से भी छोटे होते हैं। और दाई बाजू में जीरो से बड़ी संख्या है यानी कि धनात्मक संख्या होती है। चलो, फिर उनकी पहले हम दूरियां निकाल लेते हैं। किसी दो बिंदु के बीच की दूरी यानी कि उसकी लंबाई होती है, ये पहले ही सेशन में हमने देखा था। तो लेन डी बराबर ले डिस्टेंस डी है, बट डिस्टेंस डी निकालना आता है हमें, तो डिस्टेंस डी निकाला मतलब हमें लेन डी ही मिल गई, क्योंकि दूरी को ही उसकी दो बिंदु के बीच की लंबाई बोलते हैं। वापस में यहाँ स्क्रीन पे मैंने वही चार्ट दिखाया है कि आपको बिंदुओं के निर्देशांक देखने में आसानी होगी।
ए का -3, बी का 5, सी का 2, डी का -7, ई का 9। यहाँ पे गलती से ई हिंदी में हुआ है। ओके, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ई बिंदु लेना है। ये हो गया आपका ई बिंदु। गलती से यहाँ पे हिंदी में हुआ है, आप इंग्लिश में ही लिखो। ओके, तो इस तरह से दूसरे स्क्रीन पे भी मैंने आपको बिंदु के निर्देशांक देखने में आसानी होगी, इसलिए टेबल दिया है आपको। अभी हम लिखते हैं डी का निर्देशांक है -7। देखो यहाँ पे डी का निर्देशांक -7। ई का क्या है यहाँ पे 9 है। ई का क्या है 9। ओके, अभी हमें तुलना करना है निर्देशांक की। 9 बड़ा या -7? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, क्योंकि ये धनात्मक है, -7 ऋणात्मक है। तो 9 ग्रेटर दैन क्या होगा? -7। 9 ग्रेटर दैन -7। तो डिस्टेंस डी बराबर, अभी बड़े में से हमको छोटे इंटीजर को माइनस करना है। तो 9 -7 माइनस में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया -7 बराबर माइनस माइनस क्या होने वाला है यहाँ पे प्लस। 9 + 7, 9 और 7 जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें? 16। डिस्टेंस डी बराबर 16। डिस्टेंस डी यानी कि लेंथ, लंबाई, डी की लंबाई, लेंथ डी बराबर भी 16 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। लेंथ डी बराबर 16 एक्स, इसे देंगे विधान 1 है। विधान क्या देंगे? 1। अभी हम दूसरा जो रेख पूछा हमें ए बी, ए का निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का कितना है यहाँ पे देखो -3, और बी का कितना है 5 है। यहाँ पे बी का दिया है 5। ओके, ये संख्या रेखा नहीं है, ये संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक उन्होंने सारणी में आपको लिख कर दिया है सवाल में, तो आपको वहाँ से सिर्फ निर्देशांक लेने हैं। ओके, अभी इसमें -3 और 5 में 5 बड़ा है। वापस तुलना करने में हम लिखेंगे 5 ग्रेटर दैन -3, 5 ग्रेटर दैन -3। अभी ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। डिस्टेंस ए बी बराबर 5 -3, माइनस में इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया -3, माइनस माइनस होगा अगेन प्लस। सेकंड स्टेप में आएगा 5 + 3, 5 + 3 होगा, देखो 5 और 3 कितने हुए? 8 हुए। तो डिस्टेंस ए बी बराबर 8 मिला। डिस्टेंस मतलब दूरी, ए बी की दूरी 8 है, तो लेंथ भी कितनी है, मतलब लंबाई, लेंथ ए बी बराबर 8। इसे मैंने 2 विधान दिया। अभी 1 और 2 का निरीक्षण करो। डी की लंबाई है 16 है और ए बी की लंबाई 8 है। दोनों समान है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से लेंथ डी नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी, मतलब डी की और ए बी की लंबाई समान नहीं है। समान नहीं तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम हुए क्या? नहीं हुए। तो हम लिखेंगे रेख ए बी और डी ई दोनों सर्वांग सम नहीं है। रेख डी ई और रेख ए बी सर्वांग सम नहीं है। तो पहला जो उदाहरण था उसमें हमें दोनों रेख सर्वांग सम नहीं मिले। अभी हम आगे का देखते हैं कि सर्वांग सम है या नहीं। अभी बी ई और ए डी में देखना है आपको। बी ई और ए डी में देखो, वापस हम टेबल की तरफ जाते हैं। बी का निर्देशांक 5, ई का 9 है, और ए डी, ए का -3, डी का -7 है। वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है हल में। देखो लेंथ डी बी बराबर डिस्टेंस बी ए बराबर है, अभी मैंने बताया था आपको। बी का निर्देशांक 5, ई का 9 है। 9 ग्रेटर देन 5 है, 9 5 से बड़ा है, तो हम 9 में से 5 को घटा देंगे, तो हमारा डिस्टेंस बी बराबर आएगा 9 - 5 बराबर 4। डिस्टेंस बी यानी कि लेंथ बी बराबर 4, इसे 1 देती हूँ मैं। अभी ए डी के संदर्भ में हम देखते हैं। ए का निर्देशांक टेबल में से हमने लिया -3 और डी का -7 है। डी का -7 है। वापस यहाँ पे हम तुलना करेंगे। -3 -7 से बड़ा है। इसके पूर्व ही मैंने आपको कहा था कि निगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़े निगेटिव यानी कि ऋणात्मक नंबर से बड़ा होता है। ओके, इसलिए -7 -3 से छोटा है। तो -3 ग्रेटर देन -7, मतलब -3 से हमें -7 को घटाना है। तो डिस्टेंस ए डी बराबर -3 माइनस ब्रैकेट में -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारे नियम के अनुसार। -3 + 7 में से 3 को हमने घटाया तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4। डिस्टेंस ए डी बराबर 4 होगा। डिस्टेंस ए डी बराबर 4 है।
इसको मैं लेंथ एडी के रूप में लिख लेती हूँ मैं। लेंथ एडी बराबर 4, ये दो नंबर हो गए, और बी बराबर 4 1 हो गया। अभी 1 और 2 का निरीक्षण करो, दोनों की लंबाई हमें समान मिल रही है। बी की भी 4 है लंबाई और एडी की भी 4 है। तो इससे हमें पता चल गया कि बी और एडी दोनों रेख सर्वांग सम है। 1 और 2 से बी बराबर लेंथ एडी, बी की लंबाई बराबर एडी की लंबाई। देयरफॉर रेख बी सर्वांग सम रेख एडी, रेख बी सर्वांग सम रेख। इस तरह से हमने पहले सवाल में दिए गए जानकारी के आधार पर रेख सर्वांग सम है या नहीं हमने दिखाया है। हमारा दूसरा सवाल है प्रश्न संग्रह 1.2 में से मैंने लिया है। देखो मैं सवाल पढ़ रही हूँ, अच्छे से सुना। बिंदु एम या ए बी का, रेख ए बी का मध्य बिंदु है। यदि लेंथ ए बी बराबर 8 है और रेख एम की लंबाई ज्ञात करो, तो रेख एम की लंबाई ज्ञात करो। देखो ए बी एक रेखा दी है, ए बी एक रेख दी है, उसमें एम उसका मध्य बिंदु दिया है और ए बी पूरी ए बी की लंबाई दी है। हल करते हैं हम लोग। क्या दिया है हमें? लेंथ ए बी बराबर 8। अभी मैं आकृति से आपको स्पष्ट करूँगी कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं यहाँ पे ए बी खींच लेती हूँ। ये ए बी मेरा रेखाखंड होगा। इसमें मैं ए एम और बी बिंदु मैंने लिया है। यहाँ पे ए बिंदु, एम बिंदु और बी बिंदु, मतलब एम ये ए और बी के मध्य बिंदु है। और उन्होंने कहा है कि एम ये ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए एम सर्वांग सम बी एम हो गया। एम सर्वांग सम बी एम हो गया। तो हमारे पास पूरी ए बी की लंबाई है, हमें पूछिए ए एम की, मतलब ए एम की लंबाई ए बी से आधी होगी मध्य बिंदु का नियम से, क्योंकि मध्य बिंदु इस रेखाखंड को 2 सर्वांग सम भागों में विभाजित करता है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगी लेंथ ए एम बराबर 1/2 लेंथ ए बी, लेंथ ए एम बराबर 1/2 ए बी बराबर ए बी का मान डाल देती हूँ मैं दूसरे स्टेप में। बराबर 1/2 गुणा ए बी का मान है 8 बराबर 2 से 8 को भाग देने पर 2 एकम 2, 2 से 8 को 4 से भाग जाएगा, 2 चौक 8। मेरा उत्तर क्या होगा? लेंथ ए एम बराबर 4 होगा। लेंथ ए एम बराबर 4। तो मुझे ए एम की लंबाई ज्ञात होगी। मैंने यहाँ पे मध्य बिंदु का गुणधर्म का उपयोग किया है। इस तरह पे कभी भी अगर आपको सवाल में मध्य बिंदु ये कहा जाएगा, तब अगर आपको पूरी रेखाखंड की लंबाई दी तो पूछी गई का आधा करना है, लंबाई से आधा करके पूछी गई रेख की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि हमें पूरी रेख में से आधे रेखाखंड की लंबाई दी गई है तो हमें पूरी लंबाई ज्ञात करने के उसके दुगना करना है। ओके, हमारा इस तरह से हमने 2 सवाल देखे, एक सर्वांग सम रेखाखंड है या नहीं है और दूसरा देखा मध्य बिंदु के आधार पर। आपको कुछ होमवर्क में देती हूँ यहाँ पे। पहला सवाल है हमारा, बिंदु P है और एक सीढ़ी का मध्य बिंदु है। यदि CP बराबर 3.5, CP बराबर 3.5 है तो लेंथ सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। लेंथ सीढ़ी यहाँ पे CP बराबर करना है आपको। CP बराबर 3.5 है तो लेंथ सीढ़ी की लंबाई आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो उसके लिए वापस हमें अभी जो हमने हल किया उसके आधार पर ही करना है। ओके, सीढ़ी P हर एक सीढ़ी का मध्य बिंदु है, तो पूरी सीढ़ी की लंबाई नहीं दी है, वो पूछी है तो हमें इसका दुगना करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, आकृति से प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको आकृति दी गई है। देखो एक रेखा दी है, उसमें कुछ बिंदु दिए हैं आपको। देखो T बिंदु, S बिंदु, R बिंदु, P बिंदु और Q बिंदु। इसके आधार पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, किरण RP के विपरीत किरण का नाम लिखो। मतलब ये RP जो किरण है इसका विपरीत किरण का नाम लिखना है आपको। विपरीत मतलब इस विरुद्ध बाजू से आएगा। आप आकृति देखेंगे आपको उत्तर आ जाएगा। एस आरंभ बिंदु वाली 2 किरणों के नाम लिखो। जिसका आरंभ बिंदु ए से वैसे 2 किरण के नाम। एस आरंभ बिंदु हुआ तो किरण इस तरफ से आएगा, तो आपको इससे किरण के नाम लिखने हैं। और तीसरा सवाल है,
रेख पी क्यू तथा क्यू आर का संघ समुच्चय लिखो। पी क्यू और क्यू आर का, पी क्यू और ये पूरा क्यू आर का संघ समुच्चय लिखना है। ये इसके जो होगा बिंदु का समुच्चय वो संघ समुच्चय होगा, क्यू आर ही होगा। ओके, क्यू आर और पी क्यू के संदर्भ में आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।